आज हम लोग 13 तारीख को जो रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसका पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग बहुविकल्प प्रश्न में पहला प्रश्न देखें। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता को बास दाब से संबंधित में उपयोगी है। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा हुआ कि किसी विलयन का बास दाब उसमें उपस्थित अवयव के मोलंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो XA है वो होता है विलेय या विलायक का मोलंश। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा आपका A मोल अंश। दूसरा प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब आप जानते हैं कि जो धारा के मार्ग में रुकावट होती है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और जो प्रतिरोध है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है। अर्थात यदि आपका प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम होगी और चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो इसका उत्तर होगा चालकता, क्योंकि प्रतिरोध यदि कम होगा तो चालकता ज्यादा हो जाएगी, उस चालकता कम है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कैडमियम किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी को देखा होगा, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसमें आपको कहीं भी कैडमियम नजर नहीं आ रहा, परंतु आप जब द्वितीय संक्रमण श्रेणी देखेंगे, इसे आप 4D श्रेणी भी कहते हैं, उसमें आप ड्यूटेरियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहिडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो आप जो देखेंगे जो कैडमियम है ये 3D संक्रमण श्रेणी है और ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है। जो आपका कैडमियम है वो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है, वाइनिल हैलाइड में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसका संकरण क्या है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वाइनिल हैलाइड क्या होता है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH आपका जो हाइड्रोजन परमाणु सीधे उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो द्विआबंधित से जुड़ा होता है। तो यह जो यौगिक है ये कहलाता है वाइनिल, और हाइड्रोजन जुड़ा है तो कहलाता है वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल हैलाइड में जो आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, आप देखेंगे जब भी द्विआबंध आ जाता है कहीं पर तो वहां पे जो संकरण हो जाता है वो हो जाता है sp2। और संकरण निकालने का आसान तरीका होता है कि आप उसमें क्या देंगे, सिग्मा बंध। तो कितने सिग्मा बंध हैं, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन, और आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के मध्य। तो सिग्मा बंध 1 2 3 और एक पाई बंध है, पाई बंध को संकरण में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 बंध बनाना है तो एक S उपयोग होगा और 2 P उपयोग होंगे, संकरण हो जाएगा sp2। अब जो अगला प्रश्न है ये है कार्बोनिक अम्ल है, जिसमें जब आपने फिनॉल के भौतिक गुण पढ़े होंगे तो फिनॉल के भौतिक गुण में पढ़ा होगा आपने कि फिनॉल में कार्बोनिक गंध पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो फिनॉल है, और आपसे पूछा गया है कि कार्बोनिक अम्ल है, तो जो फिनॉल है उसमें कार्बोनिक गंध पाई जाती है, इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फिनॉल। अगला जो प्रश्न है, मेथिल कीटोन की पहचान निम्न में से किस परीक्षण से होती है। अब इसमें 3 परीक्षण तो आपको जाने माने लग रहे होंगे। जैसे पहला है टॉलेंट रेजेंट परीक्षण, टॉलेंट परीक्षण। दूसरा आपने देखा होगा फेलिंग विलयन परीक्षण,
और तीसरा है सिर्फ परीक्षण। ये जो तीनों परीक्षण हैं ये एल्डिहाइड से संबंधित है, क्योंकि ये होते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक और ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न में 4 ऑब्जेक्ट दिए इसमें से 3 तो निकल गए, क्योंकि तीनों किससे संबंधित है? एल्डिहाइड के परीक्षण से संबंधित है। तो अब जो आपका उत्तर चौथा बचा हुआ है आयोडोफॉर्म, वही होता है मेथिल कीटोन को परीक्षण को प्रदर्शित करता है। तो आपका सही उत्तर होगा आयोडोफॉर्म। अब हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आप देखेंगे कि जो हमारा पहला रिक्त स्थान है वो हेनरी के नियम से संबंधित है। ये कहता है ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव्यमानता खाली स्थान होती है ताप बढ़ाने पर। तो आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा कि किसी गैस की द्रव्यमानता उसके दाब के समानुपाती होती है। तो दाब के समानुपाती होती है, लेकिन ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्यमानता है वो क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि गैस की द्रव्यमानता उसके ताप की व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो आप ताप बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपात कम हो जाएगी, वो बॉल्स बन के गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। दूसरा, आपका दूसरा रिक्त स्थान है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखेंगे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया किस प्रकार की अर्ध अभिक्रिया है। तो आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी रेडॉक्स में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया और अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जैसे Zn, यहाँ पे जो क्या करेगा अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो परिवर्तन हो जाएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के निकालने को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण है जो आपको प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? अपचयन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है सांद्रता की इकाई, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर। अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। अगला जो प्रश्न है, अब ये प्रश्न इसे सॉल्व करते बनेगा जो लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जैसे यहाँ से पूछा गया है क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ में आयनिक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपसे उसका बनना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d5 4s1, ये क्रोमियम का है। लेकिन जो यहाँ पे क्रोमियम है, आपको क्रोमियम नॉर्मल नहीं है, वो आपका क्रोमियम आयन के रूप में 3+ के रूप में है, अर्थात इसमें क्या किए हैं? अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो पहले हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 s में है। अब 3+ है, अर्थात उसने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 1 2 3, तो आप देखेंगे इसके बाद जो आयनिक इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे? 3। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा कि क्रोमियम 3+ में आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला जो आपका प्रश्न है, आपसे पूछा गया है RS प्लस NaI। अभी पूछा गया आपसे कि इस अभिक्रिया का क्या नाम है। तो आपने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं हेलो एल्केन वाले अध्याय में, हेलोजन की विनिमय से संबंधित। तो आपने पढ़ा होगा कि एल्केन हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और यहाँ पे एल्केन आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रैंकल-स्टाइन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकल-स्टाइन अभिक्रिया।
जो प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है। तो हमने आपको बताया होगा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन होता है, इसका जो उपयोग है आपकी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जो स्पेसिमेन होते हैं, जंतुओं को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे जो आपके स्पेसिमेन होते हैं, उसमें चूहा डला हुआ है, मेंढक रखा हुआ है, कई वर्षों से रखी लेकिन खराब नहीं होती। तो जो विलयन होता है इसमें जीव का संरक्षण होता है, वो नष्ट होने से बच जाता है, उसमें होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन, उसको बोलते हैं फॉर्मलिन। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मलिन। और जो आप अगला तीसरा प्रश्न है वो 70 है। अब जो आपको पहला प्रश्न कह रहा है कि जो डेल जी, जिसे आप लोग मुक्तु के नाम से जानते हैं, उसका मान क्या है? ऋणात्मक है। तो जो आपने सेल पढ़े हैं, सेल जो स्वतः कार्य करते हैं, उनके लिए डेल जी का मान ऋणात्मक ही होता है। अर्थात ये जो आपका प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल जी का मान कैसा है? ऋणात्मक। दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि विद्युत अपघटन सेल में रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए विद्युत विभव का बाह्य स्रोत प्रयुक्त नहीं होता। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। कारण विद्युत रासायनिक सेल में आपका कोई बाह्य स्रोत आपको नहीं लगाना पड़ता, जबकि विद्युत अपघटन सेल में आपको बाह्य स्रोत लगाना पड़ता है, क्योंकि विद्युत अपघटन सेल में बाह्य स्रोत के बगैर रिएक्शन नहीं होती, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, सेल कार्य नहीं करता है। फिर क्या हो जाएगा? अब हमें जो प्रश्न कह रहा है, मैग्नीज की एंथैल्पी क्रोमियम से कम होती है, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और यहां से मुश्किल है। तो ये जो प्रश्न है वो सत्य है। देखते हैं कैसे। क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5 4s1 और मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आ जाएगा 3d5 4s2। क्रोमियम में भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, मतलब क्रोमियम की और मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या +1 है, क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या 1 है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी कक्षा में क्या हो गई? अलग हो गई। चौथी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या किसी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। यहाँ पे आप पाएंगे कि जो मैग्नीज की एंथैल्पी है क्रोमियम से कम है। तो क्या हो जाएगा? अगला है ग्रेवियन थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेवियन थैलेमाइड संश्लेषण में एरोमेटिक एमीन बनाई जा सकती है, जबकि आपने एमीन वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि जो ग्रेवियन थैलेमाइड संश्लेषण है वो 1 डिग्री एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि है। और इसके साथ साथ जो 1 डिग्री एमीन है, ये कैसा जो आपका ग्रेवियन थैलेमाइड है, इसके द्वारा कैसा बनता है? एलिफेटिक, ना कि एरोमेटिक। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? इसके ग्रेवियन थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? केवल एलिफेटिक। आपका चक्रीय एमीन का निर्माण नहीं होता। दूसरा है, अगला है जो आपका सुक्रोज। अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी फ्रक्टोज से बना होता है। तो आपने सुना, जानते होंगे आपको, जो सुक्रोज है वो आपका डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे जो आपकी पहली इकाई है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, और दूसरी इकाई है बीटा डी फ्रक्टोज। और ये दोनों ही इकाई बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही। बोलिए। अब जो हमारा लास्ट उत्तर है उसमें आप देखेंगे प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करने पर वह अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा नेचुरल प्रोटीन है, जैसे आपने कच्चा अंडा देखा होगा, यदि हम उसको उबाल लें तो उसमें जो कच्चा अंडा रहता है उसका जो प्रोटीन है उसमें कोई रंग नहीं होता, और वो किस फॉर्म में रहता है? लिपिड फॉर्म में रहता है। लेकिन जब आप उसे भौतिक, जैसा कि आप उसे गर्म कर दें तो उसमें आप देखते हैं कि जो आपका
और रंग क्या हो जाता है? सफेद। ऐसे ही आप पीएच परिवर्तन कर दें या कोई केमिकल जैसे HCl वगैरह डाल दें तो आप देखेंगे जो यहाँ पे आपके प्रोटीन है उसकी प्राथमिक संरचना को छोड़कर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ सभी संरचनाएं क्या हो जाती है? विकृत हो जाती हैं। अर्थात वो क्या कर देता है? अपनी जैव सक्रियता खो देता है। अर्थात ये जो प्रश्न है वो जिसका उत्तर क्या है आपका? अब हम लोग चौथा प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला जो आप देखेंगे आपसे पूछा गया है मैग्नीज। अब आपको मिलाना है इसकी जोड़ी, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 3d5 4s2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। तो यहां क्या कर सकता है कि अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। इसलिए जो मैग्नीज है उसकी सही जोड़ी किससे बन जाएगी? +7। 3D संक्रमण श्रेणी जो मैग्नीज है वो 3D संक्रमण श्रेणी में केवल एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या +7 को प्रदर्शित करता है। दूसरा आप देखेंगे इसमें भी जब आप आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे पोटेशियम S ब्लॉक है, इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होगी +1 और ये लोग 4 है, कितना हो जाएगा? 1 2 4। आयरन की नहीं पता तो X, और जो हमारा Cl है वो ऋणात्मक विलयन होता है जिसकी ऑक्सीजन संख्या होती है -1। तो -1 कितने लोग हैं? 6। तो हो जाएगा 1 × 6 इक्वल टू कोई आवेश नहीं है तो 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + x - 6 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर +6 - 4 x बराबर +2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आयरन है इसकी जो ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? +2। अब अगले में देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेस्पर सिद्धांत, बेस्पर थ्योरी। कारण कि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें संक्रमण भले ही sp3 है, लेकिन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इस संरचना को डिस्टॉर्ब कर देता है, विकृत कर देता है, जिसके कारण इसकी संरचना चतुष्फलकीय ना होकर ऐसी हो जाती है प्रामीय संरचना हो जाती है। अब ये बहुत ही आसान है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है, और आप सभी जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो हो जाएगा एल्डोहेक्सोस। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एल्डो मतलब एल्डिहाइड। ऐसे जो फ्रक्टोज है उसमें होता है कीटोन, उसके साथ साथ होते हैं 6 कार्बन, तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज की मैचिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपका कीटोहेक्सोस। अब जो अगला हमारा ऑब्जेक्ट वाला प्रश्न है वो है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर में पहला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित ब्लेक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ब्लेक के मोलों की संख्या जिसे हम लोग मोलरता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है 1 किलोग्राम, और आपको पता होगा 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और आपसे प्रश्न पूछा गया है 1 किलोग्राम में उपस्थित ब्लेक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित ब्लेक के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। इसे किससे प्लस करते हैं? स्मॉल m से। इसका उत्तर हो गया आपका मोलर। दूसरा प्रश्न है सेल स्थिरांक की इकाई। सेल स्थिरांक जिसका संकेत होता है G बराबर L/A। L है लंबाई, लंबाई को मापेंगे हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में, और ये क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम मापेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक की जो इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। अगला जो प्रश्न है वेग स्थिरांक
वेग स्थान बराबर के ए की पावर x और b की पावर y के लिए कोटि ज्ञात कीजिए। तो आपने कोटि की परिभाषा पढ़ी होगी कि क्रिया कारकों के घातांकों का योग। अभिक्रिया की कोटि किसी दर समीकरण में क्रिया कारकों के घातांकों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आ जाएगा x प्लस y, ये क्या हो जाएगी इस दर समीकरण के लिए अभिक्रिया की कोटि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो यहाँ पे आप देखेंगे CH3OH। आपने सीखा होगा कि ऐसा एल्कोहल जो एल्कोहल है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन अन्य 3 कार्बन से घिरा हुआ है, जैसे हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। दूसरा CH3OH। आप इसमें देखेंगे जो एल्कोहल है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन अन्य 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे CH2OH। इसमें आप देखेंगे जो आपका एल्कोहल है OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन अन्य 1 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। और जो आपका अंतिम आपका एक बार का उत्तर है वो कहता है कि बताइए प्रतिरोधकता की इकाई को परिभाषित कीजिए। तो जो प्रतिरोधकता है तो आप जानते होंगे कि जैसे हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, जिसके लिए आ जाएगा R बराबर L/A। आप बोलेंगे कि जो उसका प्रतिरोध है वो समानुपाती होगा उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी इसका प्रतिरोध उतना ज्यादा और तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी इसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब हमें इकाई पता करना है, कहाँ पे हम पहले समानुपाती का चिन्ह हटा दें, तो यहाँ पे नियतांक आ जाएगा, तो आ जाएगा R बराबर रो, यहाँ पे जाएगा L/A। तो यहाँ पे जो रो है किसका सिंबल है, प्रतिरोधकता का सिंबल। तो हमें इसका इकाई पता करना है, तो इकाई प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, A और L को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा RA/L बराबर रो। R का मात्रक होता है ओम, क्योंकि R क्या है प्रतिरोध, A क्या है क्षेत्रफल, इसका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और L क्या है लंबाई, इसको हम मापेंगे सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो जो आपकी प्रतिरोधकता की इकाई आ जाएगी वो हो जाएगी O सेंटीमीटर। इस प्रकार आज हमने जो आपके ऑब्जेक्ट प्रश्न थे उन सभी को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।